Hi, today we're going to discuss about the Union and its territory from Article 1 to now Article 1 Clause 1 of the Constitution ये डिक्लेयर करता है इंडिया जिसको हम भारत भी कहते हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं इन्होंने इस के जो पहला क्लोज है इसके अंदर दो चीजें यूज करी हैं जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इंडियन फेडरेशन। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये इन्होंने फॉलो किया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 में से, और जो इंडियन फेडरेशन है ये कैनेडियन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन से करी है फॉलो। ना जो इंडियन फेडरेशन है इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूनिट्स। जो ये फेडरेशन है ये स्टेट्स की एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुए, कोई रिजल्ट नहीं है ऐसा कि भी हम स्टेट्स ने मिलकर फेडरेशन को बनाया। एक्चुअली जो कंपोनेंट्स है ना यूनिट के, इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये खुद को यूनियन से अलग कर सके। तो यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है, ना कि स्टेट्स ने यूनियन को बनाया है। जो टर्म यूनियन है was used as a symbolic of a determination of the assembly to maintain the unity of the country। यूनिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन करने के लिए ये वर्ड यूनियन यूज किया गया है। नहीं तो अभी तक धर्म जाति और भाषा के नाम पर बट चुके होते, बटे हुए एक्चुअली बस ये यूनियन ही है जो हमें बचा के रख रखी है। सो जो एक्सप्रेशन है भारत, ये अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा, बिकॉज ये एंशियंट टाइम्स में यूज किया जाता था, नोन है इन टाइम। अब जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है आर्टिकल 1, 2 एंड 3, द यूनियन ऑफ इंडिया थी जो ये कंप्राइज करती थी स्टेट्स की, जो कि क्लासिफाइड थे थ्री कैटेगरीज के अंदर, पार्ट ए, बी, सी, एंड देयर वर सर्टेन टेरिटरीज जो कि क्लासिफाइड थी पार्ट डी के अंदर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि नेमली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। नाउ these were abolished and after state recognition act 1956 जो कि रिड्यूस हुआ इन थ्री कैटेगरीज को, नेमली द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। जो ये तीन कैटेगरीज थी ए बी सी, और ये जो थी जो डी थी, इसको हटाकर इन्होंने क्या करा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बना दी। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो टेरिटरी थी ना ये स्पेसिफाइड कर दी इन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, एंड देयर आर at present 29 states and 8 union territories of the in the Union of India. Now, if you want to know what are the 29 state and 8 unions, you can check it by yourself online, because, well, I will give some names like Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Odisha, Punjab, Rajasthan. And in the union territories, if we talk about, that is Delhi, Andaman Nicobar, Lakshadweep, Dadar, Nagar Haveli, Daman Diu, Pondicherry, and Chandigarh. Now, now, is there is any difference in the status of the state and union territories? So, no, actually not. There is no distinction between the states. All the state except the Jammu and Kashmir had special provision. इनके पास पहले special provision था, पर अब नहीं है, as it has been bifurcated into two union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh, that was done on 5th of June 2020. Now the question is, what how the schedule and tribal area will be administrated? Is there is any special provision for them? So yes, that is under Article 244. Read with Schedule 5 and 6 for the administration of the schedules and tribal areas. Now the provisions which are contained in Part 4 relating to states are not applicable to these areas. So Part 4 जो है वो relate करता है states की administration के लिए, ये applicable नहीं है इन शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर। नाउ द यूनियन टेरिटरीज ये कैसे गवर्न होंगी? सो एज पर प्रोविजंस जो कंटेन करते हैं पार्ट 8 के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज टेरिटरीज जो कि गवर्न होंगी प्रेसिडेंट द्वारा थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। सो ये जो प्रेसिडेंट है ये एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे अपने द्वारा और उसको गवर्न करो। नाउ टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, अब ऐसी कौन सी टेरिटरी जो कि एक्वायर्ड होगी हो? सो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल इंक्लूड, वो टेरिटरीज इंक्लूड होंगी सच टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कभी भी जब भी कोई भी टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर होगी है तो वो टेरिटरी हमारी ही कहलाएगी। This clause merely states that a new territory which may be acquired by the government of India shall be automatically absorbed and assimilate into the territory of India। तो वो absorb हो जाएगी obviously। If we having any issue, a border issue or a territory issue or land issue regarding to the
our land with the China, Pakistan, if we find out that this land belongs to us, then, or if we enter in their land and we annex them, so we can have their territory. But as per the, you know, that human rights, and the we will not make any war, we will resolve all the issues by peace, these summits and everything. So we don't do that now. So these articles may be used when we will be in war with someone and we want to acquire a land, we want to finish the Pakistan. Many times we watch on news channels, कब लड़ेगा हिंदुस्तान, कब लेगा बदला पाकिस्तान से, कब हम ने हमारे बेटे को, लाइक एक्चुअली जो भारत इंडिया वाले हैं, ये पाकिस्तान वालों को अपना पापा बताते हैं, नहीं पाकिस्तान वालों को अपना बच्चा बताते हैं, एक्चुअली पापा तो इंडिया वाले हैं। सो सॉरी फॉर दैट। जो एक्सप्रेशन है ये एक्वायर जो किए गए हैं सब क्लोज सी के अंदर, ये रेफर करते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन एज अंडरस्टूड इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो जो एक्विजिशन होगी ना, ये अंडरस्टूड करेंगे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। सो ये जब एक्विजिशन का चैप्टर आएगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तब हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2, जो पार्लियामेंट है, ये लॉ द्वारा किसी भी स्टेट को यूनियन के अंदर एडमिट कर सकता है, या फिर ये किसी नए स्टेट को एस्टेब्लिश भी कर सकता है किसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। द पावर टू एडमिट इनटू the union new states, the power to establish new states. Now if I want to give you an example that how uh, the, the law admit into the union, the states, how the states will be admitted into the union, and how the union will be changed into the states. Okay, how we can establish a new state and how we can change it into the union. This is I will give you an example of that. हिमाचल प्रदेश था, ये एक यूनियन टेरिटरी था पहले, ठीक है, ये एडमिट था, पहले एडमिट कर रखा था कि एज एन यूनियन टेरिटरी बाय द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। इट वाज प्रमोटेड टू ए फुल फ्लैश स्टेट। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन था, यूनियन टेरिटरी था। इसके बाद इन्होंने क्या करा कि भी एक स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 आया, जिसको इसको प्रमोट कर दिया फुल फ्लैश स्टेट के अंदर। ना पावर टू मेक power to establish new states. Now this is an example of Telangana was a part of a state of Andhra Pradesh. It was a part of Andhra Pradesh, and it was truncated from Andhra Pradesh and was constituted as a full-fledged state under the Andhra Pradesh Reorganization Act 1940. So you can take it from the example of the Telangana and the Himachal Pradesh, how they changed it, how they admitted it, and how they established new states. Okay, so expression जो सा admit है, ये refer करता है admission of duly organized political community का, that could be a state even before the admission into the union. जरूरी नहीं है कि उसको पहले यूनियन बनाया जाए, अगर कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी है तो हम उसको सीधा स्टेट, फुल फ्लैश स्टेट भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये आंध्र प्रदेश वाले में था, ये फुल फ्लैश बना दिया, ऐसे फुल फ्लैश स्टेट बनाया। हिमाचल प्रदेश वाले में क्या था, ये पहले यूनियन टेरिटरी थी, बाद में इसके अंदर हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 आया, तो उसकी वजह से इसको भी फुल फ्लैश स्टेट बनाया है। ठीक है, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करता है इंडिया आर्टिकल 1 और क्लोज 3 और क्लोज सी के अंदर, तो मे बी हम उसको स्टेट भी बना सकते हैं और हम उसको एडमिट भी कर सकते हैं यूनियन के अंदर, वो मर्जी है, डिस्क्रिशन ऑफ द पार्लियामेंट है, व्हाटएवर दे वांट टू डू, हाउ दे वांट टू डू। सो एस्टैब्लिश मीन टू क्रिएशन ऑफ द स्टेट वेयर नन एग्जिस्टेड बिफोर, कि भी ऐसे स्टेट की क्रिएशन करना जो कि पहले था ही नहीं, जैसे कि अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला एग्जांपल दिया। तो ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3A ये कहता है कि भी जो पार्लियामेंट है ये न्यू स्टेट बना सकती है बाय फॉलोइंग मोड्स, बाय सेपरेशन ऑफ ए टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, भी किसी टेरिटरी को सेपरेट कर दिया जाए किसी दूसरे स्टेट से, किसी दो स्टेट्स को एक कर दिया जाए, और या फिर किसी टू और मोर स्टेट्स को यूनाइट कर दिया जाए बाय यूनाइटिंग पार्ट ऑफ द स्टेट्स, किसी पार्ट स्टेट के पार्ट को यूनाइट कर दिया बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 3 क्लोज बी टू क्लोज ई। जो ये पार्लियामेंट है अकेला, इसी को ही ऑथराइजेशन है किसी भी न्यू स्टेट को बनाने की, एरिया को अल्टर करने की, बाउंड्री को
नेम, उस एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम भी बदल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, योगी सरकार में, लाइक बीजेपी की सरकार में बहुत सारी जगहों के नेम बदले गए थे, रेलवे स्टेशन, मार्ग मोड़, पता नहीं क्या क्या बदला था, बट यू कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री। अब जो क्लोज सी है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को डैमेज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब ये जो कार्य हो सकता है, ये हो सकता है कि भी किसी एक स्टेट के एरिया को बाहर निकालकर दूसरे स्टेट के एरिया के साथ जोड़ दिया जाए। अब जो ये क्लोज है, ये अकेला इंटर स्टेट एडजस्टमेंट्स के लिए है, अदर स्टेट एडजस्टमेंट्स के लिए नहीं है। क्लोज डी एंड ई जो कि डील करता है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और द नेम, जो कि नाम बदलने के लिए, रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट। नाउ दिस कैन ओनली डन बाय द पार्लियामेंट, बट जो लेजिस्लेशन है, इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज करी गई है कि भी कोई भी बिल इस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट ऑन द, किस कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। सो ये ऑब्जर्व किया गया आर्टिकल 3 के अंदर कि जो ये आर्टिकल 3 है, ये रेफर नहीं करता है यूनियन टेरिटरीज को, और इसके प्रोसीजर को प्रोवाइड करने के लिए, टू लाइक प्रोवाइड फॉर दिस ओमिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 के अंदर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी, जो कि पहली एक्सप्लेनेशन है, जो स्टेट यूज, जो स्टेट वर्ड इसके अंदर यूज किया गया है प्रोविजो के अंदर, वो इंक्लूड नहीं करता है यूनियन टेरिटरी को। और जो एक्सप्लेनेशन 2 है, ये पावर कन्फर करती है पार्लियामेंट पे बाय क्लोज ए ऑफ दिस आर्टिकल टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू यूनियन टेरिटरी। ओके, आर्टिकल 4 ये इनेबल करता है पार्लियामेंट को वो लॉ बनाने के लिए जो कि रेफर किए गए हैं इन आर्टिकल्स के अंदर, रिगार्ड टू द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, for the changing of name, annexing any territory, acquisition of a territory, or anything, boundaries, alteration, and for the amendment of the first and fourth schedules, and making any supplemental, incidental, and consequential provisions that Article 4 enables Parliament to make laws. Okay, and जो clause 2 है, वो of Article 4 ये relatable है to Article 2 and Article 3। ये अमाउंट नहीं करता है, it does not amount to constitutional amendments। तो इन आर्टिकल्स में जो 2 और 3 है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ 368। ना जो लॉ है, ये पास होंगे पार्लियामेंट द्वारा बाय सिंपल मेजोरिटी प्रोसीजर, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 368 के अंदर। पर गौर करने वाली बात यह है कि भी इनकी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, सिर्फ लॉ पास किया जा सकता है, वो भी सिंपल मेजोरिटी द्वारा, पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। वी कैन नॉट टेक दिस थिंग टू द कोर्ट for the validity and unconstitutionality and blah blah blah. Okay, thank you very much. Have a nice night, day, everything.